हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सीरीज ये स्टार्ट किया गया आप लोग को, जो क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग एक आज का सेकंड क्लास है और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमी खगोल की चैप्टर को और उसका जो जितनी भी बेसिक्स और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। पूरे बुक को ना देखते हुए उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे और आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उसको एज कंटिन्यू प्रोसेस करें। ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो मंदाकिनी से हुआ है। ठीक है। और आकाशगंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। जो आकाश में जितनी भी आकाशगंगा है, जो आपके आकाश खुले आसमान में दिखते हैं, तो जितने भी दिख रहे हैं और जो पुंज आकाशगंगाओं के, उसको एक कलेक्टिव वे में हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। तो ये चार मुख्य सिद्धांत पर आधारित है: बिग बैंग थ्योरी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी और पल्सेटिंग थ्योरी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा रहा है आजकल और पिछले 4 से 5 सालों में। इस बार देख लीजिए 69 बीपीएससी में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया था वो कहीं ना कहीं जो डोलन सिद्धांत पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है उस पर क्वेश्चन था, जो न्यूटन स्टार का था। तो ये जो चार है, जो चारों का जो कॉइन किया था, किसने सबसे पहले दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले दिया था एबे जॉर्ज लेमेंटरी ने। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को दिया था एलन गुथ ने। और जो स्टेडी स्टेट थ्योरी, सतत स्थिति सिद्धांत के जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिए थे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने। और जो पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट है डॉक्टर एलन संदेजा ने दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, बस शॉर्ट में देखते चलेंगे। बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दिया था, उसको बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इसको एक्सप्लेन किया था। मतलब उनका जो सिद्धांत था उसको एक्सप्लेन किसने किया था? बिग बैंग थ्योरी को रॉबर्ट वैगनर ने। और उन्होंने बहुत सारे मिथ को दूर किया और क्वार्क शब्द को इंट्रोड्यूस भी किया, जिसमें मूल रूप से 4 स्ट्रेंज टॉप और बॉटम अतिरिक्त क्वार्क है। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। अब ये है फंडामेंटल पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल में 3 है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है और आपका क्या कहते हैं, नई नई इन्वेंशन हो रहे हैं, उसके आधार पे फोटोन आ गया है, ग्रेविटॉन आ गया है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन तथा ग्रेविटॉन को स्टेबल पार्टिकल कहते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और उसके जितने भी टाइप्स हैं मेसॉन के, उसको अनस्टेबल पार्टिकल कहते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है अच्छे से कि स्टेबल और अनस्टेबल कौन है। तो न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, बाकी और सब जितने हैं वो स्टेबल पार्टिकल है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है? तो ये ध्यान रखना आपको, ये बॉक्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति में बिग बैंग सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने दिया था। और विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत एडविन हबल ने दिया था। ठीक है। सौर मंडल का निर्माण आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इंफ्रारेड विकिरण के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हर्शेल थे। और अल्ट्रावायलेट के जॉन रीटर थे। ठीक है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पार्सेक है। एक पार्सेक लगभग 3.26 लाख किलोमीटर होता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसे स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है। हबल कांस्टेंट किसके मापन से संबंध रखता है? तो ब्रह्मांड के प्रसार से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये है
ऐसे आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जो कि क्लास NCERT 11th क्लास की बुक से इसको लिया गया है, ठीक है। और ऐसे ही एक्सपेंशन ब्रह्मांड हो रहा है, भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है, रुका हुआ नहीं है, ठीक है। तो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है आज से 10.5 अरब वर्ष पहले हो गया था, जिससे ही आपकी आकाशगंगा, सौरमंडल, ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही हम लोग को आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह के बारे में जानकारी मिली थी, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो लाइट का है, वो कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी से प्रभावित है, ठीक है। और तारों से आने वाले जो भी प्रकाश है, स्पेक्ट्रम है, वो हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम आदि तत्वों की जो स्पेक्ट्रम लाइन है, उससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक चीज़ याद रखना है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि UPPCS 2018 में पूछा था, स्टीफन हॉकिंग साहब से दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एंटी कण और जो प्रतिकण कौन कहलाता है। तो जब दो कण आपस में मिलने से दूसरे कण का पूरे तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वैसे कण को एंटी कण कहते हैं, ठीक है, या प्रतिकण कहते हैं। और उनका जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है। तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इस एलन गुथ ने दिया था 1980 में, और बस ये जान लेना है कि ये भी एक थ्योरी है जिसके आधार पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि ब्रह्मांड का 96% भाग कैसा है, डार्क मैटर है। डार्क मैटर इन द सेंस ये कह ले कि उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुआ है, वैसे पदार्थों को डार्क मैटर कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड का 4% ही भाग हम लोग को अभी तक जानकारी हो पाया है, ठीक है। और विश्व जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में एक जितने फिजिसिस्ट थे उनका 2007 में एक आयोजन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें ये बात पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कॉस्मिक ऊर्जा का 73% भाग डार्क एनर्जी है और 23% भाग मैटर के रूप में है, ठीक है। तो उस 96% में जो 73% है वो डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी की वैसी एनर्जी जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, उसका स्टडी हुआ ही नहीं है। और वैसे एनर्जी जो हम लोग जानते हैं उसको हम लोग विजिबल कहते हैं, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं। वैसे एनर्जी क्या है, आपका विजिबल एनर्जी है। बाकी और सब जो है, जो आपको इससे हम लोग पूरी तरीके से अननोन है, तो वैसे एनर्जी को डार्क एनर्जी कहते हैं। और इस 96% भाग में जो 23% है वो डार्क मैटर के रूप में है, ठीक है। डार्क मैटर न्यूट्रालिनक्स नामक के कणों से बना है, ठीक है। ये वैज्ञानिकों का मानना है, जो कि 17 दिसंबर 2015 में को ब्रह्मांड में डार्क मैटर की खोज के लिए डार्क मैटर पार्टिकल्स एक्सप्लोरर यानी डैम्प डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर का परीक्षण करके इसको बताया गया था। और यह भी बताया गया था कि जो डार्क मैटर है वो 3 डायमेंशनल है। कैसा है वो? 3 डायमेंशनल फिगर है। नेक्स्ट है मैप एंड बिग बैंग। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक, सॉरी। अब आ जाते हैं हम लोग लार्ज हैड्रन कोलाइडर। इसे थोड़ा जान लेना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी पे बिग बैंग जो थ्योरी है उससे इसके बारे में और पता लगाया जा रहा है, लार्ज हैड्रन कोलाइडर के बारे में, जो कि आपको यूरोप में, ठीक है, लगभग 30 मार्च 2010 को इसका एक सफल जो एक प्रयोग किया गया। सर्न एक फ्रांस में एक लेबोरेटरी है जिसका फुल फॉर्म होता है द यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। वहाँ पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में जानकारी दी गई थी। और अभी हाल में महाराष्ट्र में भी इसका एक लैब खोला गया है, ठीक है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को लेके।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो जगह का नाम क्या है। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्या आपका इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा की दृष्टि से एंटीमनी की अणु की संरचना कैसे होती है, तो नेगेटिव चार्ज से होती है, ठीक है। और वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उसी को हम लोग एंटी मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर तथा एंटी मैटर की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि बिग बैंग की वजह से जब ब्रह्मांड का निर्माण व अस्तित्व में आया तो अब मैटर और एंटी मैटर की उत्पत्ति हुई, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं। ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को कैसे समझाया गया, तो रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट, ठीक है, सापेक्षिकता के सिद्धांत पे। सापेक्षिकता के समान सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है, तो दिक्काल की वक्रता कहते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो CD एंडरसन है। पदार्थ, द्रव्यमान एवं ऊर्जा की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में स्पेस टाइम किसके कारण होती है, तो वक्रता के कारण होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष काल में किसके कारण है, तो वक्रता के कारण। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं लाइन टिक किया हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। हबल कांस्टेंट किसके मापन से संबंधित है, तो ब्रह्मांड के प्रसारण के दर से संबंधित है। फोटोन क्या है, तो एक प्रकाश एनर्जी का क्वांटम है, ठीक है। सापेक्षिकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। हिग्स बोसोन थ्योरी भी इन्हीं के कारण, इसे आगे हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल, जिसे आगे चलकर इंडियन एक साइंटिस्ट थे, उनके सहयोग से हिग्स बोसोन का के बारे में पता चला, ठीक है। अब ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड में बेसिकली 3 प्रकार का अध्ययन हम लोग करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। एक है एस्ट्रोनॉमी, एक है एस्ट्रोलॉजी और एक है आपका एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोनॉमी है जिसमें हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा की संरचना, तारे का जीवन, सूर्य और सौर मंडल, चंद्रमा, यानी कि जितने भी मुझे दिख रहे हैं खुली आंखों से, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, जो एक प्योर साइंस है। और एक होता है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी है कि अंतरिक्ष पिंडों से निकलने वाली विभिन्न आयाम तथा गुणों वाली किरणों का पृथ्वी पर उसके जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को कहते हैं। यानी कि जो भी रेज वहाँ से निकल रही है और हम लोगों पे उसका क्या असर हो रहा है, इसको हम लोग ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो कि पूरा साइंस है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में। उनसे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो हम लोग पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और जो फिजिकल बॉडी है यूनिवर्स में, उसके अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब बात आ जाता है कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है। तो एस्ट्रोफिजिक्स होता है कि जो आकाश में, जो आसमान में जो जितने भी आकाशीय पिंड है, ठीक है, उनका जो फिजिकल एक्टिविटी, उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, भौतिक विशेषता, और वो कैसे अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मूवमेंट कैसे हो रहा है, उनमें मोशन क्या है और उनकी एक्टिविटी क्या है, उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली, जैसे मान लीजिए लोग तारा है, तो तारा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सन है, सन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो हो गया एस्ट्रोनॉमी। लेकिन उस सन से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो रेज निकल रहा है और हम लोगों के शरीर पे आ रहा है, उसके अध्ययन को कहते हैं, उस एनर्जी को, उस
लाइन को, उस रेज को, उस एनर्जी को हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वही सन जब घूम रहा है, जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। तो तीनों में बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम लोग गॉड पार्टिकल के बारे में थोड़ा जान लें। तो गॉड पार्टिकल बेसिकली हिग्स बोसोन है। जो हिग्स थे वो पीटर हिग्स थे, जो कि एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में एक फिजिसिस्ट थे। और बोसोन भारत के जो प्रख्यात भौतिक विज्ञानी थे सत्येंद्र नाथ बोस, ये दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म है हिग्स बोसोन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जितने भी कण हैं इसके बारे में यूरोपियन बताएं, लेकिन उससे पहले इंडिया में भी इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कर्नाड के द्वारा। और उसके बाद भारत में भास्कराचार्य ने अपने पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में इसके बारे में डिटेल लिखा, और उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था, तो बताए थे सिद्धांत शिरोमणि की पुस्तक जो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है उनके द्वारा बताया गया था। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली उसे प्रूफ करके नहीं दिखाया था। इसे प्रैक्टिकली सबसे पहले जो प्रूफ किया वो न्यूटन ने किया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है गुरुत्वाकर्षण का उसे सबसे पहले भास्कराचार्य ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहते हैं। ठीक है, अब कॉस्मिक रे को भी थोड़ा सा जान ही ले। तो कॉस्मिक रे क्या है? कॉस्मिक जो रे है, जो यूनिवर्स से जितनी भी रेज आ रही हैं, तो उस रे में कुछ एनर्जी होता है। ठीक है, और उस एनर्जी के कारण जो पूरे ब्रह्मांड में जो इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि वो जितनी तेज गति से चल रही है, तो जितनी तेज गति से चल रही हैं उसके कारण जब कि अपने वायुमंडल में, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो उससे बहुत सारे चेंजेज और बहुत सारे हम लोग प्रभाव देखने को मिलते हैं कॉस्मिक रे के द्वारा। जिसमें इन कणों में, कॉस्मिक रे में आपका 89% लगभग कण होते हैं प्रोटॉन के, 9% इंफ्रारेड होते हैं, और जो शेष 2% होते हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉस्मिक रे में जो प्रोटॉन, इंफ्रारेड, नेक्स्ट जो रेस्ट होता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हम लोगों को। नेक्स्ट देख लें हम लोग निहारिका गैलेक्सी। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा ध्यान ये जान ले कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका ये एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापने का एक यूनिट है, जो लगभग 93 मिलियन मील के बराबर होता है। या कह ले तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष का परिमाण लगभग 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, जो कि आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। वैसे जो भी तारों का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो लाइट ईयर में करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पार्सेक। तो पार्सेक जितनी भी खगोलीय दूरी है उसको मापने के लिए करते हैं, जैसे स्टार और सन के बीच में, स्टार और अर्थ के बीच में। ठीक है, और एक पार्सेक आपका होता है 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नेबुला और आकाशगंगा ये क्या है। ठीक है, तो नेबुला और आकाशगंगा। तो नेबुला जो है निहारिका, निहारिका का अर्थ होता है कुहारा, कुहासा। ठंड का मौसम आ गया है तो
जो एक आपको छाई एक बादल टाइप का दिखता है उसको हम लोग निहारिका कहते हैं, जो कि आसमान में दिखता है। लेकिन निहारिका को लैटिन शब्दावली में नेबुला कहते हैं, ठीक है। और ये निहारिका है, इसका इंग्लिश नेबुला कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। वास्तव में एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जो होती है वो हाइड्रोजन से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। तो सिंपल है, जो निहारिका क्या है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंदाकिनी की। तो हमारा जो सौर परिवार है जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। जैसे आप किसी घर में रहते हैं तो उस घर का एक नाम होता है, वैसे ही हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जिस आकाशगंगा में है उसको हम लोग क्या नाम दिए, मंदाकिनी। यानी कि जो वो एक आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, ठीक है। मंदाकिनी वैसे कुछ होता नहीं, एक नाम है, ठीक है। और स्वर्ग की गंगा मिल्की वे आकाशगंगा को ही कहते हैं, ठीक है। मंदाकिनी आकाशगंगा के बारे में थोड़ा जान ले तो वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, यानी कह सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड है, उसको हम लोग मंदाकिनी या मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसका फिगर है आकाशगंगा का, आप लोग देख सकते हैं। तो जो लास्ट का जो थर्ड स्टेज होता है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। ये जो तीसरी घूर्णनशील भुजा है इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक, मतलब कि जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आया, न्यूट्रॉन तारा कॉन्सेप्ट आया, ये यहीं से आया, ठीक है। ये बल्ज है और इसके कारण ये 3 लेयर होते हैं, एक सेंटर में और बल्ज, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा और तीसरी घूर्णनशील भुजा, ठीक है। तो एक ब्लैक होल द्रव्यमान में सौर मंडल से 30 गुना से भी अधिक बड़ा होता है। जो एक ब्लैक होल होता है, जो द्रव्यमान, उसका जो द्रव्यमान होता है वो सौर मंडल से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसे देख लेते हैं। तो हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, मंदाकिनी में। किसी तारे को संस्कृत में लुब्धक नाम दिया गया साइडस। ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य कौन करता है, कृष्ण। वीवर ब्लैक होल। ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप से विसर्जित होती है, तो एक्स किरण के रूप में। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी के किस भुजा में स्थित है, तो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। ये ध्यान रखना आपको, वही मैं उस फिगर में बता रहा था आपको। पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक तारा कौन है, सूर्य है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सा है, एंड्रोमेडा है। क्वार्क्स क्या है, एक तारावत यानी क्वासी स्टेलर रेडियो स्रोत है। आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है, तो तीसरी बाह्य भुजा में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नक्षत्र क्या है, जितने भी स्टार हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग 27 नक्षत्र हैं, जिसमें मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, रोहिणी, आषाढ़, सावन, घनिष्ठा, कृतिका, भरणी, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, आश्लेषा, रेवती और आद्रा, पुनर्वस आदि है। जिसके ये जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं ये एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं। 3 भाग हैं, ब्रह्मांड को 3 भाग में अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, जिसमें उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को, उससे रेज जो निकल रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोफिजिक्स में उसका जो फिजिकल एक्टिविटी यानी उसके फिजिक्स को पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, ठीक है। अब राशि चक्र क्या होता है, जोडियक साइन जो होता है वो 12 होते हैं, जो कि आप लोग कहते हैं कि हम इस राशि के हैं। तो यह है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन। और ये सब किसी न किसी शेप के आधार पे इनका नामांकन
किया गया है। जैसे मछली की आकृति वाले नक्षत्र को मीन, तराजू की आकृति वाले को तुला। ठीक है। तारामंडल, तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है। ओरियन नेबुला क्या है? यह अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला तारों का क्षेत्र है और यह पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। बूमरंग नेबुला ये 5000 वर्ष दूर है अपने पृथ्वी से। ठीक है। अब बात कर लेता हूँ क्वार्क्स की। तो क्वार्क्स का है एक क्वार्क्स इज ए क्वी स्टालर रेडियो सोर्स है, एक तारावत रेडियो सोर्स है जो 4 से 10 अरब वर्ष की दूरी पर स्थित है। क्वार्क्स वास्तव में एक ऐसी आकाश गंगा के मध्य का भाग है जिसका ज्ञान हमें नहीं है। तो क्वार्क्स के बारे में हम लोग अभी कोई जानकारी नहीं है और क्वार्क्स के केंद्र में ब्लैक होल होने की संभावना है। ये अभी तक जितना पता लग पाया है और जो स्रोत है उसके आधार पर ये जानकारी है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित, मतलब हम लोग अपनी पृथ्वी पे हैं और इसके नॉर्थ पोल पे जो भी व्यक्ति खड़ा है और उसके सर के ऊपर जो तारा दिखता है उसी को हम लोग ध्रुव तारा यानी पोल स्टार कहते हैं। ध्रुव तारा के किरणों के पृथ्वी के तल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि ध्रुव तारा के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ऊपर से जो तारा है उसका जो रे जा रहा है मेरे सर पे आ रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का हम लोग निर्धारण करते हैं। देशांत का नहीं, अक्षांश का। ये ध्यान रखना है कि ध्रुव तारा के सहयोग से ही हम पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किस तारा के द्वारा किया जाता है, तो ध्रुव तारा के द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये यूपीपीसीएस मेंस और अभी 69 बीपीएससी में पूछा गया है। पल्सार जो न्यूट्रॉन तारा है, वास्तव में यह खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछा गया है। कैसा ये खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है, पल्सार। ठीक है। ये पल्सार देख लीजिए। ठीक है। ये ध्रुव तारा है और ध्रुव तारे का निर्धारण कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से पे अगर कोई अब व्यक्ति खड़ा है और ऊपर से जो रे आ रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इसे टकरा रहा है बॉडी से, पृथ्वी से या पृथ्वी में उपस्थित किसी बॉडी से टकरा रहा है, तो वो जो तारा जिससे रीज रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना, आप इस फिगर से समझ सकते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जानकारी उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉर्जन ने। तारों और क्वार्क्स में किसका अवतरण अधिक होता है? तो क्वार्क्स का। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंटोरस है। आकाश गंगाओं के प्रतिसरण नियम यानी लॉ ऑफ रिसेशन के प्रतिपादक कौन है? एडविन हबल है। उर्सा मेजर, सिग्नस, ओरियन आदि किसके नाम है? नक्षत्र के। एक आकाश गंगा में एवरेज कितने स्टार्स होते हैं? तो 10⁻11 खरबों है, अरबों खरबों है। आकाश गंगा में कुछ तारे व्यवस्थित आकृतियों में होते हैं, इनको तारामंडल कहते हैं, जो कि हमारा सौर है, सौर मंडल है। प्रेक्षणीय विश्व का व्यास कितना है? लगभग 11⁻26 मीटर या 11⁻23 किलोमीटर कह सकते हैं। आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई पड़ने वाला तारामंडल कौन है? सप्तऋषि है।
ध्रुव तारे के पास कौन से दो तारामंडल अवस्थित है? सप्तऋषि और सोपप्रिया। पृथ्वी के किस गोलार्ध में एंड्रोमेडा गैलेक्सी देखा जा सकता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। वह कौन सा तारामंडल है जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्ण अक्ष के शीत में होता है। तो ये लगभग आपका बेसिक एक एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी जो पृथ्वी के अंदर खगोलीय पिंड है उसके बारे में, जो तारों के बारे में जानकारी है। अब तारों के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन उससे पहले बेबी ब्लू गैलेक्सी को हम लोग जानते चले, जो कि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा एक दुर्लभ टेलीस्कोप से इसे देखा गया है। और यह हमारी आकाशगंगा प्रतिवर्ष 10 तारों का निर्माण करती है, इससे ये बात पता चला है। ठीक है। और सर्वप्रथम नासा की हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन और हवाई की मौनाकी पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित जापान की सुबारू दूरबीन से बेबी ब्लूम गैलेक्सी का जो फोटो लिया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेबी ब्लूम गैलेक्सी। ये नया है, अभी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग तारों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। थैंक यू, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ज़रूर, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो ये क्वालिटी इन्वेस्टमेंट जो सीरीज चल रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।